राघव, डॉक्टर राघव, प्लीज सेव हिम। उसे बचा लीजिए प्लीज। एक औरत गिड़गिड़ाते हुए अपने घुटनों पर राघव के सामने जा गिरती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि वो ही सोनल मेहरा थी जिसने अस्पताल में राघव को थप्पड़ जड़ दिए थे। लेकिन अब वही सोनल अपने बेटे की जान की भीख मांगने राघव के सामने उसके पैरों पर जा गिरी थी। राघव कुछ समझ पाता उससे पहले ही सोनल ने अपने घुटनों पर बैठे बैठे गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो राघव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। मेरी गलती की सजा प्लीज मेरे बेटे को मत दो, उसे बचा लो प्लीज। जैसे ही सोनल ने अपनी बात खत्म की और राघव कुछ बोल पाता, इतने में पीछे आकर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से डॉक्टर माथुर बाहर आते हैं। राघव, अस्पताल में जो हुआ वो गलत था, लेकिन सोनल जी के नजरिए से समझने की कोशिश करो। मॉडर्न जमाने के लोगों को सुनहरी विद्या जैसी बातों में यकीन करना मुश्किल होता है। इन्हें इस समय तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम एक समझदार इंसान हो। आई होप तुम मेरी रिक्वेस्ट को समझोगे। डॉक्टर माथुर उसे समझाते हुए कहते हैं, आप लोग कितने मतलबी हैं। जब मेरे पिता को आपके अस्पताल की और इलाज की जरूरत थी तब आपने उन्हें किसी जानवर की तरह ट्रीट किया, और आज आपके अस्पताल के एक ट्रस्टी को मेरी जरूरत है तो आप मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। राघव ने गुस्से में कहा, क्योंकि राघव अपने पिता के साथ हुए दुर्व्यवहार को भुला नहीं पाया था। राघव की बातों से डॉक्टर माथुर समझ गए थे कि वो किसकी बात कर रहा है और गलती किसकी है। वो राघव से माफी मांगते हुए बोले, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम्हारे पिता के इलाज का खर्चा और उसकी पूरी जिम्मेदारी अब से मैं उठाऊंगा। उसकी बात सुनकर राघव का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने घुटनों पर बैठी सोनल को उठाते हुए कहा, आप प्लीज प्लीज खड़ी हो जाइए। इस तरह आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में था। इस पर सोनल ने कहा, इसका मतलब आप मेरी मदद करेंगे डॉक्टर राघव? उनकी बात सुनकर राघव ने डॉक्टर माथुर से पूछा, डॉक्टर माथुर, आज सुबह मैं इनके बेटे के सिर पर जो सुई लगा कर आया था, क्या उस सुई ने इनके बच्चे की हालत में सुधार नहीं किया? मुझे लगता है अगर कोई अनुभवी वैद्य सुनहरी सुई विद्या से इसका इलाज करे तो बच्चा कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। सोनल ने कहा, क्यों, आप उसका इलाज नहीं करेंगे? आप जितना पैसा बोलेंगे मैं दूंगी आपको, आप बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। सोनल की बात सुनकर राघव बोला, बात पैसों की नहीं है। इस पर सोनल ने उसे हैरानी से पूछा, तो फिर क्या बात है? दरअसल राघव को याद आता है कि जब उसने ये सुनहरी सुई की विद्या अपने पिता को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की थी तो ये महज एक विचार की तरह उसके दिमाग में आई थी, जैसे कोई करंट सा दौड़ गया हो दिमाग में। इसलिए कुछ सोचते हुए राघव ने सोनल से कहा, देखिए सोनल जी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। कल तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किसी का इलाज भी कर सकता हूं, किसी की जान भी बचा सकता हूं। आज जब मैंने अपने पिता की जान बचाई तब मुझे पता चला कि मैं ऐसी कोई विद्या जानता भी हूं। मैंने पहले कभी किसी पर इस्तेमाल नहीं की थी। वादा नहीं कर सकता, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि आपका बेटा ठीक हो जाए। वैसे भी इसके अलावा अपने बच्चे को बचाने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। भगवान ने आपको एक उम्मीद बनाकर भेजा है मेरे पास, इसलिए मैं आपको अपने बेटे पर आपकी सुनहरी विद्या का इस्तेमाल करने का पूरा हक देती हूँ। इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। सोनल ने आराम से राघव को समझाया। पहली बार सोनल को देखते ही राघव समझ गया था कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करती है, और शायद तभी उसने राघव के साथ अस्पताल में बदतमीजी की थी। इसलिए उसने भी सोनल से कहा, ठीक है, हॉस्पिटल चलते हैं। इतना कहकर राघव, सोनल और डॉक्टर माथुर हॉस्पिटल के लिए चल दिए। इन सब के चलते वहां खड़े राघव के पड़ोसी समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब चल क्या रहा है। ये राघव डॉक्टर कब बन गया और ये औरत कौन थी? साथ ही साथ मालती के दिमाग में भी हजारों सवाल खड़े हो रहे थे। वो देखकर ही बता सकती थी कि सोनल कोई मामूली औरत नहीं थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि इतनी अमीर औरत इस 2 टके के लड़के राघव के आगे क्यों गिड़गिड़ा रही है। ये देख मालती सोनल से कहती है, मैडम, ये लड़का राघव कोई डॉक्टर नहीं है,
बल्कि ये और इसका बाप एक नंबर के ठग हैं। वैसे तो आप बड़ी समझदार लगती हैं, फिर इनके चक्कर में कैसे आ गई? अखिलेश भी उसका साथ देते हुए बोला, अगर ये इतना ही बड़ा डॉक्टर है तो इसने पहले क्यों नहीं ठीक कर दिया अपने बाप को? कुछ भी। मालती ने धीमी आवाज में अखिलेश से कहा, अमीर होने से अक्लें थोड़ी ना खरीदी जा सकती है। मुझे तो लगता है ये भी इनके जैसी ही है, एक ठग। तभी सोनल ने कहा, गार्ड्स। सोनल ने मालती की बात सुनते ही अपने गार्ड्स को बुला लिया। जाओ और इन्हें सिखाओ कि तमीज किसे कहते हैं। गार्ड्स को आता देख मालती अखिलेश को वहीं छोड़कर घर में भागी और ऐसे गायब हुई जैसे हवा में पंछी। सुरेश राघव के साथ दुखी मन से अपने घर को देखता हुआ निकल गया। राघव ने अपने पिता के वहां से जाते ही अखिलेश से कहा, यह घर मेरा है और इसे मुझसे कोई नहीं ले सकता। मैं आज का दिन दे रहा हूं तुम लोगों को। अगर तुमने ये घर खाली नहीं किया तो अंजाम के लिए तैयार रहना। राघव जैसे ही अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठ रहा होता है कि तभी सड़क के दूसरी तरफ उसे फिर से काले कपड़ों में साया दिखाई देता है। राघव को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये तो वही साया है। जैसे ही राघव उसकी तरफ बढ़ता है, पीछे से सोनल उसे चलने को कहती है। चले राघव। राघव का ध्यान टूटता है। वो जैसे ही पलट कर देखता है, तब तक वो साया वहां से गायब हो जाता है। ये किसका साया दिखता है मुझे? पहले तो ऐसा नहीं था। राघव को थोड़ा अजीब लगता है। वो उसे अपने मन का वहम मानकर अस्पताल के लिए निकल जाता है। दोनों गाड़ियां अस्पताल के बाहर आ रुकती हैं। अभी गाड़ी के दरवाजे खुले भी नहीं थे कि इतने में एक जूनियर डॉक्टर भागता हुआ गाड़ी की तरफ आता है और कहता है, डॉक्टर माथुर, जल्दी अंदर चलिए। सोनल जी के बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। सोनल भागती हुई आईसीयू में जाती है और उसके पीछे पीछे डॉक्टर माथुर और राघव भी। वेंटिलेटर से आती बीप बीप की आवाज बंद हो चुकी थी। आईसीयू में सन्नाटा छा गया था। तभी आईसीयू से बाहर आती एक नर्स ने सोनल से कहा, आई एम सॉरी मैडम। सॉरी? मतलब? नर्स के मुंह से सॉरी सुनकर सोनल की जान ही निकल गई। क्या हुआ मेरे बेटे को? वो ठीक तो है ना? सोनल ने नर्स को झंझोड़ते हुए पूछा और आईसीयू के अंदर चली गई। तभी राघव अंदर आया और बोला, हटिए, आप सब लोग पीछे हटिए, मुझे देखने दीजिए। आईसीयू में जमा भीड़ को हटाकर राघव सोनल के बेटे के पास जाता है और उसको एग्जामिन करता है। और तभी उसके दिमाग में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन वाइटल्स अनस्टेबल हैं। हार्ट रेट 30% है और पल्स डूब रही है। राघव समझ गया कि यह वही आवाज है जो उसे अपने पिता का इलाज करते समय सुनाई दी थी। राघव तेजी से माथुर से कहता है, डॉक्टर माथुर, इसकी पल्स कमजोर हो रही है। हमें जल्दी इलाज शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आप यहीं रुकिए और बाकी सब लोग प्लीज बाहर जाइए। मुझे कंसंट्रेट करने के लिए एकांत चाहिए। सोनल जी, आप भी प्लीज बाहर वेट कीजिए। सोनल थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर बाहर चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त सिर्फ राघव ही है जो उसके बेटे को बचा सकता है। राघव जल्दी से अपने बैग से सुनहरी सुइयां निकालता है और सोनल के बेटे के शरीर में यहां वहां चुभाने लग जाता है, जिससे तुरंत ही वेंटिलेटर पर पल्स वापस नजर आने लग जाती है। डॉक्टर माथुर फटी आंखों से राघव को इलाज करते देख ही रहे थे, या फिर यूं कहे कि वो निहार रहे थे। उन्होंने पहले कभी किसी को सुनहरी सुई की विद्या में इतना निपुण नहीं देखा था। ये देख डॉक्टर माथुर सरप्राइजिंगली कहते हैं, अद्भुत। राघव ने देखा कि जो सुई उसने उस बच्चे की कलाई पर चुभोई थी, वहां से एक काले रंग के खून जैसी चीज निकलने लगी। कुछ बूंदों के बाद वो काले रंग का खून तेजी से निकलने लगा, जिसे राघव ने रुई से पोंछ दिया। ये क्या है? इसका खून काला पड़ गया? मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। डॉक्टर माथुर उस बच्चे की तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोले, ये खून नहीं है डॉक्टर माथुर, ये टॉक्सिन्स हैं जो उस बच्चे के शरीर में जहर बनकर फैल चुके हैं। राघव ने बच्चे के हाथ पर कुछ सुइयां और चुभोई और देखा कि मशीन पर उसकी पल्स रेट एकदम से ठीक होने लगी। जैसे जैसे वो काले रंग का खून बाहर आ रहा था, वैसे वैसे बच्चे के वाइटल्स ठीक हो रहे थे। राघव ने भी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड। डॉक्टर माथुर, अब इसकी पल्स रेट बढ़ रही है।
मुझे लगता है कुछ ही देर में ये स्टेबल हो जाएगा। डॉक्टर माथुर एक जूनियर डॉक्टर को आईसीयू में छोड़कर राघव के साथ बाहर जाते हैं। आईसीयू के बाहर सोनल बहुत बेचैन है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अंदर राघव और डॉक्टर माथुर को इतना समय क्यों लग रहा है। इतने में आईसीयू का दरवाजा खुलता है और उसमें से राघव और डॉक्टर माथुर बाहर आते हैं। सोनल उनसे घबराते हुए पूछती है, राघव, डॉक्टर माथुर, मेरे बेटे की तबीयत ठीक तो है ना? राघव कहता है, जी सोनल जी, घबराने की कोई बात नहीं है। आपका बेटा अब स्टेबल है। डॉक्टर माथुर उसे अपनी निगरानी में रखेंगे और कुछ ही दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसे आराम की जरूरत है। राघव की बात सुनकर सोनल कुछ बोल नहीं पाती और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो खुशी से रोने लग जाती है और रोते हुए कहती है, डॉक्टर राघव, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं जानती हूं इस एहसान का बदला मैं दौलत से नहीं चुका सकती, लेकिन इस समय मेरे पास आपको देने के लिए इसके सिवा कुछ और है भी नहीं। आप ये रख लीजिए प्लीज। सोनल अपने पर्स से 50,000 कैश, साथ ही साथ एक वीआईपी कार्ड और एक फ्लैट की चाबी निकालकर राघव के हाथ में रख देती है और कहती है, ये कुछ कैश रख लीजिए और ये चाबी जो कि सैनिक फार्म में हमारे एक बंगले की है। आप और आपके पिताजी वहां रह सकते हैं। आपको घर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये वीवीआईपी कार्ड, आप इससे कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं। इस पर राघव हिचकिचाते हुए बोला, मैं ये नहीं ले सकता सोनल जी। मैंने आपके बेटे की जान इन सब के लिए नहीं बचाई है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, प्लीज। सोनल भी कहती है, प्लीज डॉक्टर राघव, मना मत करिए। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है और बदले में मैंने क्या किया? मैंने सुबह आप पर हाथ उठाया, आपको जलील किया। देखिए, अगर आप ये लेने से मना कर देंगे तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। राघव जानता था कि उसे अभी पैसों की कितनी जरूरत है। उसके पिताजी अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। ना ही उनके सर पर छत थी और ना ही जेब में एक फूटी कौड़ी। राघव जरूरतमंद था, लेकिन लालची नहीं। वो कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा। राघव हिचकिचाते हुए कहता है, ठीक है सोनल जी, मैं ये कैश और वीआईपी कार्ड रख लेता हूँ, लेकिन ये फ्लैट मैं नहीं ले सकता। प्लीज फोर्स मत कीजिए और मुझे प्लीज डॉक्टर कहना बंद कीजिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। राघव मुस्कुरा कर बोला, मेरे लिए तो आप डॉक्टर ही हैं, हमेशा रहेंगे, द बेस्ट डॉक्टर। सोनल ने उसे जवाब दिया। राघव मुस्कुरा दिया और अपने पिता को वहां से लेकर निकलने लगा। बहुत भूख लगी है, पहले चलकर कुछ खा लेते हैं पापा, फिर घर चलते हैं। मेरा ड्राइवर आपको हमारे होटल ले जाएगा, वहां का खाना शहर में काफी पॉपुलर है। इतना कहकर सोनल ने राघव को सी ऑफ किया। वहीं शहर से कोसों दूर एक गहरी अंधेरी गुफा में एक साधु जो अपनी साधना में लीन बैठा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली और अंधेरे की ओर अपना मुंह करके पूछा, क्या उसने हमारा काम शुरू कर दिया? तभी अंधेरे को चीरती हुई एक भारी आवाज आई, काम तो शुरू हो गया है, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं रहने वाली। हर कदम पर लोग उसकी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे, चुनौतियां उसका रास्ता रोकेंगी, लेकिन इन सब के बीच उसे अपनी जिंदगी का मकसद पहचानना होगा। ये आवाज थी उस साये की जो राघव को अपने पीछे नजर आया था। किसका साया था ये? कौन है ये साधु और कौन सा मकसद जुड़ा है राघव से? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी अगले एपिसोड पार्ट 3 में।